हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी यहां पे अच्छा हूं। तो चलिए आज हम स्टार्ट करेंगे हमारी जीएसटी की अमेंडमेंट्स। जो जीएसटी के अंदर अमेंडमेंट्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे और ये अमेंडमेंट जून 2020 एग्जाम के लिए एप्लीकेबल है। ओके, ये अमेंडमेंट सीए, सीएस, सीएम में तीनों तरह के स्टूडेंट्स के लिए, ऑल प्रोफेशनल स्टूडेंट्स के लिए एप्लीकेबल है। तो मैं चैप्टर वाइज करूंगा। पहली अमेंडमेंट मैं डिस्कस करूंगा जो आई है इंट्रोडक्शन टू जीएसटी के चैप्टर में, यानी कि जो हमारा बेसिक चैप्टर है जीएसटी का, स्टार्टिंग का चैप्टर है जिसमें इंट्रोडक्शन वाली बातें करी गई है, उसके अंदर एक छोटी सी अमेंडमेंट है, वो हम डिस्कस करेंगे। हाँ, मैं बता दूं ये वाली अमेंडमेंट सीए स्टूडेंट्स को एप्लीकेबल नहीं है। बाकी एग्जाम के बाकी स्टूडेंट्स जो हैं, सीएस वाले हैं या सीएमए वाले हैं, वो इस अमेंडमेंट को पढ़ सकते हैं, लेकिन सीए स्टूडेंट्स को ये अमेंडमेंट एप्लीकेबल नहीं है। तो वो मेरे साथ सेकंड अमेंडमेंट से ज्वाइन करें। पहली अमेंडमेंट उनके लिए, बाकियों के लिए है। नोटिफिकेशन नंबर 51/2019 सेंट्रल टैक्स डेटेड 31 अक्टूबर 2019। तो 31 अक्टूबर 2019 को नोटिफाई किया गया इस अमेंडमेंट को। ये अमेंडमेंट क्या है? देखिए सर, ये जो पैराग्राफ है ना, ये पूरा पैराग्राफ आपका नोटिफिकेशन नंबर है, ये नोटिफिकेशन है। मैं इसको पढ़ाऊंगा लेकिन इसको बाद में पढ़ाऊंगा। पहले मैं आपको समझा देता हूं कि अमेंडमेंट क्या है, उसके बाद दिखाऊंगा इसमें क्या लिखा हुआ है। सर अमेंडमेंट क्या है अगर मैं डिस्कस करूं आपके साथ, तो इंडिया जो है हमारा अर्लियर इस अमेंडमेंट से पहले इंडिया में 29 स्टेट्स हैं और 2 यूटी ऐसे हैं, यूटी विद लेजिस्लेचर, मतलब जिनको स्टेट माना गया है। दिल्ली और पौंडीचेरी ये यूटी है, लेकिन दे आर डीम्ड टू बी स्टेट फॉर जीएसटी पर्पस, क्योंकि इनका अपना लेजिस्लेशन होता है, सीएम होता है एंड ऑल। और ये वो यूटी है जो विदाउट लेजिस्लेचर है। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, चंडीगढ़, दादरा एंड नागर हवेली, दमन एंड दीव, लक्षद्वीप और एक एनी अदर टेरिटरी के नाम से बनाया हुआ है, ये भी यूटी माना जाएगा। एनी अदर टेरिटरी को भी यूटी माना जाएगा। तो सर इस अमेंडमेंट आने से पहले इंडिया का बाइफर्केशन कुछ ऐसा था। मैं आपको और क्लैरिटी कर देता हूं और आपको इजी क्लियर हो जाएगा। इस बाइफर्केशन कुछ ऐसा था, ये देखिए, यहां से पढ़ते हैं कि पहले 29 स्टेट्स थी, 2 यूटी को स्टेट माना गया और 5 यूटी ही रहेंगी और एक एनी अदर टेरिटरी जिसे यूटी माना जाएगा। अमेंडमेंट क्या है? यस सर, अमेंडमेंट है अब स्टेट 29 की जगह 29 की जगह 28 हो गई है। एक स्टेट जम्मू एंड कश्मीर को स्टेट की कैटेगरी में से हटा दिया गया है और उसको यूटी की कैटेगरी में डाल दिया गया है। और इवन जम्मू एंड कश्मीर को जब स्टेट की कैटेगरी से हटाया गया तो उसकी 2 यूटी बना दी गई है, एक यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड एक यूटी ऑफ लद्दाख। मैं दिखाता हूं आज प्रेजेंट सिचुएशन क्या है। अब आपके एग्जाम के लिए प्रेजेंट सिचुएशन क्या है? स्टेट 28 है, यूटी जो विद लेजिस्लेचर है, मतलब जिनको स्टेट माना जाएगा, यूटी है लेकिन डीम टू बी स्टेट फॉर द पर्पज ऑफ जीएसटी, टीडीएस गलती से लिखा हुआ है, फॉर द पर्पज ऑफ जीएसटी। एक दिल्ली है, एक पौंडीचेरी है, एक एंड जम्मू एंड कश्मीर है। तो 3 स्टेट को हमने 3 यूटी को हमने स्टेट मान लिया। पहले ये 2 थी, दिल्ली और पौंडीचेरी, अब दिल्ली, पौंडीचेरी एंड जेएंडके। यूटी विदाउट लेजिस्लेचर में 5 थी, अब 6 हो गई है। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, चंडीगढ़, दादरा एंड नागर हवेली, दमन एंड दीव, लक्षद्वीप और लद्दाख जो है वो नई आ गई है। लद्दाख जो नई आ गई है, इसको और ज्यादा आपको क्लैरिटी देता हूं, इसको और ज्यादा क्लैरिटी आएगी आपको। ये वाला डायग्राम देखिए, आज इंडिया की सिचुएशन कुछ ऐसी है। स्टेट 28 है, पहले 29 थी, अभी 28 है। यूटी को 3 कैटेगरी में बांटा है, विद लेजिस्लेचर, विदाउट लेजिस्लेचर, एनी अदर टेरिटरी। विद लेजिस्लेचर में अब दिल्ली है, पौंडीचेरी है और जम्मू एंड कश्मीर है, दैट इज डीम्ड टू बी स्टेट फॉर जीएसटी पर्पस। और विदाउट लेजिस्लेचर में अंडमान निकोबार है, चंडीगढ़ है, दादरा एंड नागर हवेली है, दमन एंड दीव है, लक्षद्वीप है और एक नई ऐड हो गई है लद्दाख। तो यहां पहले 29 स्टेट थी, इसमें से एक माइनस करी है जो कि जे एंड के है, और इस एक की फ्यूचर में 2 बना दी है यूटी। एक तो जे एंड के ही यूटी रह गई है और एक लद्दाख यूटी बन गई है। और जे एंड के जो है वो विद लेजिस्लेचर वाली यूटी है और लद्दाख जो है वो विदाउट लेजिस्लेचर वाली यूटी है। तो प्लीज टेल मी, आपको पहला
अमेंडमेंट क्लियर हुआ या नहीं हुआ? फर्स्ट अमेंडमेंट इज क्लियर और नॉट क्लियर? द फर्स्ट अमेंडमेंट इज जो इंडिया का बाइफिकेशन था, जो इंडिया का स्ट्रक्चर था, वो चेंज कर दिया इन्होंने। पहले 29 स्टेट थी, अब इन्होंने 28 स्टेट कर दी। और वो जो स्टेट इन्होंने हटाई है वो जम्मू एंड कश्मीर हटाई है, और उस जम्मू एंड कश्मीर को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ये विद लेजिस्लेशन वाली है, यूटी ऑफ जम्मू लद्दाख ये विदाउट लेजिस्लेशन वाली है। आई होप इट इज क्लियर। देखिए सर, इतना समझने के बाद जब आप ये पढ़ते हो ना, तब आपको क्लियर होता है कि ये क्या लिखा हुआ है। अब इसके अंदर आपको सीधा यहां से पढ़ना है, सीधा यहां से पढ़ना है। अमेंडमेंट यहां लिखी है, फॉर द वर्ड्स स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। पहले जो वर्ड थे वो थे स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। क्या नया वर्ड आगे? द वर्ड यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड यूटी ऑफ लद्दाख शैल बी सब्सटीट्यूटेड। सर एग्जैक्टली नोटिफिकेशन में ये अमेंडमेंट है, एग्जैक्टली नोटिफिकेशन में ये अमेंडमेंट है कि जो वर्ड स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर थे उसे हटा दिया गया और उसकी जगह वर्ड यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड यूटी ऑफ लद्दाख नए दे दिए गए हैं। एक्स्ट्रा मैं बता देता हूं, ये जो यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है ये विद लेजिस्लेशन है, विद लेजिस्लेशन है। विद लेजिस्लेशन का मतलब आप समझते हैं कि हां है तो ये यूटी, लेकिन इसे स्टेट माना जाएगा फॉर द पर्पज ऑफ जीएसटी। और ये जो यूटी ऑफ लद्दाख है ये विदाउट लेजिस्लेशन है, विदाउट लेजिस्लेशन है, मतलब इसको हम यूटी ही मानेंगे, स्टेट नहीं मानेंगे। सो इंट्रोडक्शन टू जीएसटी हमारा कंप्लीट हो गया। सेकंड अमेंडमेंट है सर हमारे चैप्टर सप्लाई में से। सेकंड अमेंडमेंट इज इन द चैप्टर सप्लाई। हां जी सर, अब मेरी बात बड़े ध्यान सुनना। सप्लाई के अंदर, सप्लाई के चैप्टर में 3 अमेंडमेंट है। सप्लाई के चैप्टर में 3 अमेंडमेंट है। एक नोटिफिकेशन है, 2 सर्कुलर है। ठीक है, एक नोटिफिकेशन है और 2 सर्कुलर है। मैं एक एक करके डिस्कस करूंगा। पहले मैं ये नोटिफिकेशन डिस्कस करूंगा। इस नोटिफिकेशन की एग्जैक्ट वर्डिंग ये लिखी हुई है, ये नोटिफिकेशन में से कॉपी करी है हमने, ये एग्जैक्ट वर्डिंग है। लेकिन मैं पहले ये नहीं पढ़ाऊंगा, पहले मैं आपको समझाऊंगा अमेंडमेंट क्या है। और जैसे ही आपको अमेंडमेंट पूरी तरह से क्लियर हो जाएगी, फिर मैं आपको ये नोटिफिकेशन नंबर जो है, जो नोटिफिकेशन की लैंग्वेज है, ये भी दिखा दूंगा क्या लिखा हुआ है और आपको क्लियर भी हो जाएगी। हालांकि 1.5 लाइन की नोटिफिकेशन नंबर है। लेकिन आइए सर, एक सेक्शन 7 है सप्लाई के चैप्टर में, आपने पढ़ा हुआ है। सेक्शन 7 बेसिकली स्कोप ऑफ सप्लाई है। मैं आपको बताता हूं सेक्शन 7 में क्या क्या है, थोड़ा सा रिवीजन भी हो जाएगा अमेंडमेंट के साथ। सेक्शन 7 में सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 है हमारे पास, सेक्शन 7 सबसेक्शन 1A है हमारे पास, 7 सबसेक्शन 2 है एंड 7 सबसेक्शन 3 है। मैं एक एक करके डिस्कस करूंगा, बड़ी फास्ट डिस्कस करूंगा। अमेंडमेंट कर रहा हूं मैं, मुझे मालूम है आपको ऑलरेडी सप्लाई का चैप्टर आता है, सिर्फ अमेंडमेंट बतानी है। एक थोड़ा सा कोशिश कर रहा हूं अमेंडमेंट कहां हुई है वहां तक ले जाने के लिए। सर एक सेक्शन 7 सबसेक्शन 1A है, ये तो जनरल मीनिंग ऑफ सप्लाई बताता है। जनरल मीनिंग ऑफ सप्लाई ये सिर्फ इतनी बात कहता है कि कंसीडरेशन होना चाहिए और इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना चाहिए, तो वो सप्लाई माना जाता है। एक 7(1)B है जो बोलता है इंपोर्ट ऑफ सर्विस अगर विद कंसीडरेशन है तो वो भी सप्लाई माना जाता है, चाहे वो इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस हो या ना हो। एक 7(1)C है, यानी कि जिसमें शेड्यूल 1 है, जहां लिखा हुआ है कि 4 ऐसे स्पेशल केसेस है जहां पर कंसीडरेशन ना होने के बावजूद भी उनको सप्लाई माना जाएगा। फिर एक 7(1)A है जो अपने आप में सिर्फ एक क्लासिफिकेशन करता है कि कौन सी सप्लाई सप्लाई ऑफ गुड्स है और कौन सी सप्लाई सप्लाई ऑफ सर्विसेज है। फिर 7(2) है जिसमें एक शेड्यूल 3 दिया हुआ है जो बताता है कि कौन कौन सी एक्टिविटी और ट्रांजैक्शन सप्लाई है ही नहीं। और एक 7(2) का बी पार्ट है। ये जो 7(2) का बी पार्ट है ना सर, इसे देखिए आप, ये जो 7(2) का बी पार्ट है ना, ये क्या कहता है? कह रहा है कोई एक्टिविटी या ट्रांजैक्शन है जो अंडरटेकन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी है, जो कि इंगेज्ड एज अ पब्लिक अथॉरिटी है। अगर कोई गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी कोई एक्टिविटी या ट्रांजैक्शन करती है एज अ पब्लिक अथॉरिटी, एज अ पब्लिक अथॉरिटी, तो ऐसा नहीं है कि वो जीएसटी से माफ है, जीएसटी उस पर भी लगेगा। लोग कहता है भले ही कोई सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी कोई एज अ पब्लिक अथॉरिटी भी एक्टिविटी करेंगी, हम उसके ऊपर भी जीएसटी लगाएंगे, उसे भी सप्लाई मानेंगे। लेकिन अगर उसे नोटिफाई कर दिया जाए कि इसे सप्लाई नहीं माना जाएगा तो फिर हम सप्लाई नहीं मानेंगे। हां, नोटिफाई करना पड़ेगा। तो नोटिफाइड एक्टिविटी ट्रांजैक्शंस विच आर अंडरटेकन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी
विच दे आर डूइंग एज अ पब्लिक अथॉरिटी इज नॉट टू बी ट्रीटेड एज सप्लाई। और इसी के अंदर एक नोटिफिकेशन इशू किया गया है। सर जो नई अमेंडमेंट है, जो जून 2020 के लिए अमेंडमेंट है, वो नोटिफिकेशन यहीं पर एक अमेंडमेंट एक नोटिफिकेशन इशू किया गया है। तो वही नोटिफिकेशन मेरे साथ पढ़ना है। तो मैं बताना चाह रहा था कि एक्चुअली ये नोटिफिकेशन कहां आया है। तो सर ये सेक्शन 7 सबसेक्शन 2 में 7 सबसेक्शन 2 का जो बी पार्ट है उसमें नोटिफिकेशन आया है, जहां पर गवर्नमेंट एक्टिविटी या ट्रांजैक्शन करती है एज ए पब्लिक अथॉरिटी और उनको अगर नोटिफाई किया गया है कि वो सप्लाई नहीं है तो वो सप्लाई नहीं मानी जाएंगी। और वहां पर एक नोटिफिकेशन इशू किया गया। देखिए आगे लेके चलता हूं आपको। देखो 7(2)(b) सच एक्टिविटीज और ट्रांजैक्शन अंडरटेकन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी in which they are engaged as public authority as may be notified by the government on the recommendation of the council shall be treated neither as supply of goods nor as supply of service। नहीं मानी जाएंगी। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी एज ए पब्लिक अथॉरिटी एक्टिविटी या ट्रांजैक्शन करती है, अगर वो नोटिफाइड नहीं है तो सप्लाई माना जाएगा, तो जीएसटी भी लगेगा। अगर नोटिफाइड नहीं है तो सप्लाई भी माना जाएगा, जीएसटी भी लगेगा। लेकिन अगर नोटिफाई कर दिया तो ना सप्लाई माना जाएगा ना जीएसटी माना जाएगा। और यही इसी जगह एग्जैक्टली वो नोटिफिकेशन आया है। इसी जगह एग्जैक्टली वो नोटिफिकेशन आया है। वो नोटिफिकेशन क्या आया है मैं आपको समझाता हूं। देखिए सर ये है वो नोटिफिकेशन, ये है वो नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन नंबर है 25/2019 या नोटिफिकेशन नंबर 24/2019। ये आईजीएसटी पर्पज के लिए है, आईजीएसटी पर्पज के लिए है, ये सीजीएसटी पर्पज के लिए लिखा हुआ इन्होंने। नोटिफिकेशन नंबर 25/2019 आपको याद करना है, ठीक है। अब प्लीज इस नोटिफिकेशन को समझना, मैं आपको समझाता हूं ये नोटिफिकेशन क्या है और आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। सर जैसे मैं समझाऊंगा वैसे समझना। सर ये एक सप्लायर है, ये एक सप्लायर है, ठीक है, ये एक सप्लायर है। अगर ये सप्लाई करता है, अगर ये सप्लाई करता है अल्कोहलिक लीकर, अल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, तो इसके ऊपर कोई जीएसटी नहीं लगेगा। आप बोलोगे सर ये नोटिफिकेशन थोड़ी ना हो सकता है, ये बात तो पहले से ही पता है। अगर जो अल्कोहलिक लीकर की सप्लाई है वो तो वैसे भी जीएसटी में से बाहर है, तो मैं भी मानता हूं कि ये नोटिफिकेशन नहीं है। ये तो मैंने बताया है आपको कि जो सप्लायर होता है अगर वो सप्लाई करता है अल्कोहलिक लीकर की तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगता। लेकिन अब मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है, आप ये बताइए जो सप्लायर ऑफ अल्कोहलिक लीकर है, यानी कि अगर हम हिंदुस्तान की बात करें तो ठेकों की बात कर रहे हैं, जो ठेके इंडिया में खुले हुए हैं, हालांकि कोरोना की वजह से आजकल तो ठेके बंद है एनीवेज जो ठेके इंडिया में खुले हुए हैं वहां से सप्लाई होती है लीकर की आम लोगों को। तो ठेके वाले जो सप्लाई कर रहे हैं वो जीएसटी चार्ज नहीं करेंगे, हम जानते हैं। पर मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को जवाब दोगे तो आपको 100% क्लैरिटी आ जाएगी कॉन्सेप्ट की। क्या कोई भी आदमी ठेका अपनी मर्जी से खोल सकता है? क्या कोई भी आदमी ठेका अपनी मर्जी से खोल सकता है या उसे गवर्नमेंट से इसका लाइसेंस लेना पड़ता है? देखिए सर, मान लो मेरा मन किया मैं एक स्टेशनरी की शॉप खोल लूं, तो क्या मुझे गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना पड़ेगा या मैं स्टेशनरी की शॉप नॉर्मली भी खोल सकता हूं? नॉर्मली खोल सकता हूं। मेरा मन किया मैं एक कोचिंग सेंटर चला लूं, तो कोचिंग सेंटर चलाने के लिए क्या मैं गवर्नमेंट से कोई लाइसेंस नाम की चीज लूं या मैं कोचिंग सेंटर नॉर्मली भी चला सकता हूं? नॉर्मली चला सकता हूं। सर जनरली हमें हर चीज के लिए गवर्नमेंट से लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन कुछ जगह जहां गवर्नमेंट रेगुलेशन एंड कंट्रोल चाहती है वहां गवर्नमेंट चाहती है कि उनसे लाइसेंस लिया जाए। अगर हम ठेकों की बात करें तो सर कोई भी आदमी ठेका अपनी मर्जी से या दारू की दुकान, शराब की दुकान अपनी मर्जी से नहीं खोल सकता। उसके लिए उसे गवर्नमेंट से एक लाइसेंस लेना पड़ता है। और सर यकीन मानिए गवर्नमेंट की इंटेंशन यहां पर पैसा कमाना बाद में है, पहले रेगुलेशन एंड कंट्रोल है। गवर्नमेंट जानती है कि अननेसेसरली अगर शराब बिकने लग गई, बेहिसाब बिकने लग गई, तो ये लोग तो पी के सड़कों पे झूमते फिरेंगे, नाचते फिरेंगे। इसीलिए गवर्नमेंट जो है वो शराब के ऊपर एक बैन लगाती है या ये लगाती है कि इसकी कितनी सप्लाई होगी एक लिमिटेड वे में रखती है। मतलब किसी भी आदमी को एक दुकान खोलने के लिए जो शराब बेचना चाहता है उसके लिए गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना पड़ता है। गवर्नमेंट ध्यान देती है कि किस एरिया में कितनी शॉप्स होनी चाहिए, कितने वहां की कम्युनिटी है, कितने वहां के लोग हैं, उसके अकॉर्डिंग ही देती है। तो गवर्नमेंट बेसिकली ये काम फॉर द पर्पज ऑफ रेवेन्यू नहीं कर रही। नो डाउट गवर्नमेंट को भी रेवेन्यू होता है, लेकिन गवर्नमेंट का बेसिक पर्पज रेवेन्यू नहीं है, बेसिक पर्पज कंट्रोल एंड रेगुलेशन है। बेसिक पर्पज गवर्नमेंट का यहां पर कंट्रोल एंड रेगुलेशन है। अब मेरा क्वेश्चन क्या है सर? तो सर इसका मतलब अगर गवर्नमेंट यहां पर आपसे
अगर गवर्नमेंट यहां पर आपसे लाइसेंस देती है तो इसका मतलब गवर्नमेंट जो काम कर रही है वो एज अ पब्लिक अथॉरिटी कर रही है। गवर्नमेंट काम कर रही है एज अ पब्लिक अथॉरिटी, लेकिन मैंने बोला इवन अगर पब्लिक अथॉरिटी भी गवर्नमेंट काम करे तो वो भी सप्लाई माना जाएगा जब तक कि उसे नोटिफाई ना किया जाए। इसका मतलब गवर्नमेंट जो लाइसेंस दे रही है ये एक तरह से सप्लाई है, ये एक तरह से सप्लाई है, सप्लाई ऑफ लाइसेंस। बदले में सप्लायर लाइसेंस फीस भी देते हैं। यस, जिसको लाइसेंस मिलता है उसे एक लाइसेंस फीस भी देनी पड़ती है, तो वो बदले में लाइसेंस फीस भी देते हैं, तो ये तो सप्लाई होनी चाहिए। लेकिन नोटिफिकेशन इशू कर दिया गया, नोटिफिकेशन 25/2019 इशू कर दिया गया और बोल दिया गया कि अगर कोई गवर्नमेंट, अगर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, ऑब्वियसली यहां पे स्टेट गवर्नमेंट आएगी, अगर कोई सेंट्रल, स्टेट या लोकल अथॉरिटी कोई लाइसेंस इशू करती है इन कनेक्शन विद लिकर की सप्लाई के लिए लाइसेंस इशू करती है, तो उस लाइसेंस फीस के ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा, क्योंकि ये लाइसेंस देना सप्लाई ही नहीं माना जाएगा। तो सेक्शन 7 सबसेक्शन 2 के अंदर यह बात बोली गई है, इज ग्रांटिंग ऑफ लाइसेंस सप्लाई, आंसर नो, एज पर नोटिफिकेशन नंबर 25/2019 इट इज नॉट अ सप्लाई, इट इज नॉट अ सप्लाई। तो सर प्लीज टेल मी, अब आपको सप्लाई का ये वाला अमेंडमेंट क्लियर हो गया या नहीं हो गया? देखिए सर, सप्लायर नॉर्मल लोगों को लीकर बेचता है, ये नोटिफिकेशन नहीं है, क्योंकि ये तो पहले भी जीएसटी से बाहर था, अभी भी जीएसटी से बाहर है। लेकिन सप्लायर गवर्नमेंट से लाइसेंस लेता है, ये नोटिफिकेशन नंबर है, इसको सप्लाई नहीं माना जाएगा। देखो, अब मैं वो पूरी कहानी सुना दी है, अब मैं आपको वो लैंग्वेज पढ़ाऊंगा ना, आपको डेफिनेटली क्लियर हो जाएंगे। सर ये 2-3 लाइन की लैंग्वेज है। सर्विसेज बाय वे ऑफ, कौन दे रहा है सर्विसेज? गवर्नमेंट दे रही है, गवर्नमेंट दे रही है बाय वे ऑफ क्या? ग्रांट ऑफ लीकर, एल्कोहलिक लीकर लाइसेंस। तो गवर्नमेंट सर्विसेज दे रही है एल्कोहलिक लीकर लाइसेंस की अगेंस्ट कंसीडरेशन इन द फॉर्म ऑफ लाइसेंस फीस, अगेंस्ट कंसीडरेशन इन द फॉर्म ऑफ लाइसेंस फीस और एप्लीकेशन फीस बाय वट एवर नेम इट इज कॉल्ड, इज नीदर अ सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर अ सप्लाई ऑफ सर्विस। इसे सप्लाई ऑफ सर्विस नहीं माना जाएगा। प्लीज टेल मी, सप्लाई का पहला नोटिफिकेशन आपको क्लियर हो गया या नहीं हो गया? सप्लाई का पहला नोटिफिकेशन, इज इट क्लियर टू यू और नॉट? आई होप आप लोगों को ये वाला नोटिफिकेशन क्लियर हो गया होगा। ओके, मैं इसके नेक्स्ट में चलता हूं। एक सर्कुलर भी आया है, मैं बोला ना 2 सर्कुलर और एक नोटिफिकेशन आया है। नोटिफिकेशन सप्लाई से जो कनेक्टेड था वो हमने करवा दिया, अब मैं सर्कुलर करवाने जा रहा हूं। 2 सर्कुलर है, दोनों इंपॉर्टेंट है, प्लीज ध्यान से सुनना। सर जब गवर्नमेंट ने लीकर लाइसेंस सप्लाई सर्विसेज दी, लीकर लाइसेंस इशू किया और बदले में कंसीडरेशन लिया लाइसेंस फीस, जब उसे सप्लाई नहीं माना गया तो लोगों को लगा कि सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट जो है कोई भी लाइसेंस इशू करेगी उसके ऊपर अब सप्लाई नहीं माना जाएगा। तो गवर्नमेंट ने क्लियर कर दिया कि नहीं, ये सिर्फ उसी लाइसेंस के लिए है जिसके लिए हमने बोला है। सभी तरह के लाइसेंस या एनी अदर काइंड ऑफ लाइसेंस के लिए ये नोटिफिकेशन एप्लीकेबल नहीं है। इट इज ओनली इन केस ऑफ ग्रांट ऑफ लीकर लाइसेंस, ओनली इन केस ऑफ ग्रांट ऑफ लीकर लाइसेंस। आइए मैं दिखाता हूं, यही सर्कुलर है। मैं पहले सर्कुलर का हेडिंग बढ़ाता हूं, वेदर जीएसटी ऑन लाइसेंस फीस चार्ज बाय द स्टेट फॉर ग्रांट ऑफ लीकर लाइसेंस टू वेंडर, आंसर है नो। लीकर लाइसेंस पे तो वेंडर नहीं, लीकर लाइसेंस पे तो जीएसटी नहीं लगेगा। लेकिन आगे पढ़ना क्या लिखा हुआ है, अगर गवर्नमेंट ग्रांट करती है लीकर का लाइसेंस तो सप्लाई नहीं है, सप्लाई नहीं है तो जीएसटी भी नहीं है। लेकिन एनी अदर लाइसेंस है तो सप्लाई माना जाएगा और जीएसटी भी लगाया जाएगा। एनी अदर लाइसेंस के ऊपर सप्लाई माना जाएगा और जीएसटी भी लगाया जाएगा। छोटा सा सर्कुलर है। इट इज टू क्लैरिफाई दैट दिस स्पेशल डिस्पेंशन, ये डिस्पेंशन का मतलब है जो आपको माफ किया है, स्पेशल एग्जम्पशन लगा लो, स्पेशल नोटिफिकेशन अप्लाइज ओनली टू सप्लाई ऑफ सर्विस बाय वे ऑफ ग्रांट ऑफ लीकर लाइसेंस। सर क्लियर कर दिया, ये वाला सिर्फ और सिर्फ ग्रांट ऑफ लीकर लाइसेंस के लिए है बाय द स्टेट गवर्नमेंट एज एग्रीमेंट बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट एंड हैज नो एप्लीकेबिलिटी और प्रेसिडेंस वैल्यू इन रिलेशन टू ग्रांट ऑफ अदर लाइसेंस एंड प्रिविलेजेस फॉर ए फी इन अदर सिचुएशन वेयर जीएसटी इज पेबल। तो अदर तरह के लाइसेंस, कोई और तरह के लाइसेंस के लिए ये एप्लीकेबल नहीं है कि वो सप्लाई नहीं होगा, जीएसटी नहीं होगा, ऐसा नहीं है। उन केस में सप्लाई होगा और जीएसटी भी लगेगा, सिर्फ ग्रांट ऑफ लीकर लाइसेंस को माफ किया। तीसरा सर्कुलर सर, तीसरा सर्कुलर सप्लाई के चैप्टर में, ये सर्कुलर मैं बोलूंगा आप डेफिनेटली लिख लो, वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आ सकता है, एग्जाम में आ सकता है। सर्कुलर नंबर 116/35/2019।
अच्छा एक बात बताओ, पता ना आपको ये क्या मतलब होता है सर्कुलर नंबर 116, 35, 2019, ये क्या मतलब होता है? डू यू नो और नॉट? चलो मैं आपको बता देता हूं। सर इस 116 का मतलब होता है आज तक, मतलब इस सर्कुलर तक टोटल नंबर ऑफ सर्कुलर जो जीएसटी के है वो 116 है। ये 116वां सर्कुलर है टिल 1 जुलाई 2017। जब से जीएसटी आया है तब से ये 116वां सर्कुलर है। सर्कुलर नंबर 35 जो है ये 2019 का 35वां सर्कुलर है। ये 2019 का 35वां यानी कि 35 नंबर सर्कुलर है और 2019 तो ईयर है 2019। मैंने बता दिया 116 का मतलब आज तक 116 सर्कुलर, दिस इज द 116th नंबर सर्कुलर एंड 35 मींस 2019 में जो सर्कुलर आए हैं वो 35th नंबर है। ओके सर ये देखिए आपके सामने काफी पैराग्राफ लिखा हुआ है, ये पूरा नोटिफिकेशन में से कॉपी किया गया है, सॉरी सर्कुलर में से कॉपी किया गया है। ये आपको समझ में आ जाएगा, डेफिनेटली आएगा, लेकिन ये आपको समझ तब आएगा जब आप ये डायग्राम समझेंगे। जब आप ये डायग्राम समझेंगे तो आपको डेफिनेटली समझ में आएगा, डायग्राम नहीं समझेंगे तो आपको ये डेफिनेटली थोड़ा टेक्निकल और मुश्किल रहेगा। सर्कुलर नंबर 116/35 2019। सर ध्यान से सुनना मेरी बात, अगर आपको ये डायग्राम समझनी है। सर कोई रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है, कोई चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन है, कोई स्कूल है, हॉस्पिटल है, ओल्ड एज होम है, इटसेट्रा। लो जी, मंदिर मान लो, मंदिर है, स्कूल है, हॉस्पिटल है, ओल्ड एज होम है। सर एक बंदा है इंडिविजुअल डोनर, एक बंदा है इंडिविजुअल डोनर, एक बंदा मतलब ये इंडिविजुअल के लिए बात कर रहा है। मान लो एक मिस्टर एक्स है, ये क्या करता है, डोनेशन देता है रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को, मंदिर को मान लो आप, डोनेशन देता है। चलिए बात करते हैं किस तरह का डोनेशन देता है। सपोज हो सकता है ये मंदिर में एक कमरा बनवा दे, लोगों के रहने के लिए एक कमरा बनवा दे, तो मंदिर वाले इस आदमी के आभारी हैं कि जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे मंदिर में एक कमरा बनवाया जहां लोग रह सकेंगे। हो सकता है ये मंदिर में सारे पंखे लगवा दे कि चलो जी आपके मंदिर में 100 पंखे लगते हैं, वो सारे मैं लगा देता हूं। तो इंडिविजुअल डोनर डोनेट कर रहा है, कैश भी दे सकता है, कैश भी दे सकता है, काइंड में भी दे सकता है। अच्छा ऐसा भी होता है, कभी कभी हमने देखा मंदिर में ना पंखे लगे होते हैं और पंखों पे ना उन लोगों का नाम भी लिखा होता है जिन लोगों ने वो पंखे दान में दिए हैं। जैसे माता गुजरी देवी की याद में पंखा लगवा दिया, स्वर्गीय माता गुजरी देवी की याद में कमरा बनवा दिया, इस तरीके से होता है। क्या आप जानते हैं वो मंदिर वाले जो पंखे पे उसका नाम लिखवाते हैं वो क्यों लिखवाते हैं? वन काइंड ऑफ स्पेशल थैंक्स टू द पर्सन, कि भाई आपकी वजह से हमारे यहां पंखा लगा तो हमारी तरफ से थैंक्स। और क्या मतलब होता होगा इसका? लोग कहते हैं कि देखिए जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन है, स्कूल या हॉस्पिटल, ओल्ड एज होम है, अगर वो अपने मंदिर में अपनी जगह पे कोई नेम प्लेट लगाते हैं, नेम प्लेट एट द प्रमाइजेस ऑफ द रेसिपिएंट, मंदिर में नेम प्लेट लगवाई और उस नेम प्लेट पर उस इंडिविजुअल डोनर का नाम लिख दिया, डोनर का नाम लिख दिया थैंक्स करने के लिए नाम लिख दिया। मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, क्या ये सप्लाई है? इंडिविजुअल डोनर पैसे दे रहा है क्योंकि बदले में मंदिर उसका नाम लिख रहा है, उसको फेमस कर रहा है, उसको पॉपुलर कर रहा है। एक तरह से मंदिर अपनी सर्विसेज दे रहा है उसको पॉपुलर करने के लिए, और इंडिविजुअल डोनर बदले में डोनेशन नाम की चीज देता है। क्या यह सप्लाई माना जाना चाहिए? सर आपका आंसर आएगा, लगता है नहीं माना जाना चाहिए। भाई अगर किसी आदमी ने 2 लाख रुपए दे दिया और मंदिर वालों ने उसका नाम लिख दिया तो इसमें सप्लाई कहां हुआ? वो तो दान है और वो भी थैंक्स करने के लिए नाम लिख रहे हैं, इसमें सप्लाई तो नहीं लग रहा। लेकिन सर सुनिए, लॉ ने बोला कि ठीक है अगर ऐसी बात है तो ये सप्लाई नहीं है, लेकिन जब मंदिर अपने प्रेमाइजेस पर वो नेम प्लेट लगाएगा ना, तो जब वहां पर जो नाम लिखेगा, अगर उस नाम से उस आदमी की पब्लिसिटी होती हुई, अगर उस नाम से उस आदमी को बिजनेस में बेनिफिट मिलता हुआ एक पब्लिसिटी नजर आती हुई, तो हम इसे सप्लाई मान लेंगे। जैसे कि अगर मान लीजिए मंदिर में वो जो प्लेट लगी है उस पर लिखा होता है राम प्रकाश साड़ियों वाले, राम प्रकाश फर्नीचर वाले,
तो ऐसा लगता है कि मंदिर वाले जो हैं वो उसके बिजनेस को पब्लिसाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको पब्लिसिटी देने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे केस में जो मंदिर ने ये सप्लाई दी है सर्विसेज की, इसे सप्लाई माना जाएगा और इंडिविजुअल डोनर जो पैसे देगा उसके ऊपर जीएसटी भी चार्ज किया जाएगा। प्लीज टेल मी, क्लियर और नॉट क्लियर? बिल्कुल सिंपल शब्दों में यहां लिखा है, अगर कोई इंडिविजुअल डोनर डोनेशन देता है मंदिर को और मंदिर नेम प्लेट लगाता है अपने प्रीमाइसेस पर, और वो नेम प्लेट है ना जस्ट टू एक्सप्रेस द ग्रेटिट्यूड और नॉट एम्ड एट गिविंग पब्लिसिटी टू द डोनर। ग्रेटिट्यूड का मतलब है थैंक्स बोलने के लिए नेम प्लेट लगा रहा है, ओनली फॉर द पर्पज ऑफ थैंक्स, और कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है उसे पब्लिसिटी देना, तो ये सप्लाई नहीं है और इस पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा। लेकिन अगर मान लीजिए वो मंदिर एम करता है उसको पब्लिसिटी देने के लिए, राम प्रकाश साड़ियों वाला, राम प्रकाश फर्नीचर वाला, राम प्रकाश इस एरिया वाला, नाम लिख दिया उस दुकान का कहां पे है, तो सप्लाई माना जाएगा और फिर जीएसटी भी चार्ज होगा। अब क्वेश्चन ये है कि सप्लाई अगर माना जाएगा तो सप्लाई कौन दे रहा है, सर्विसेज कौन दे रहा है, सप्लाई कौन कर रहा है? सर मंदिर सप्लाई कर रहा है, मंदिर सप्लाई कर रहा है, सर्विसेज दे रहा है, उसको पब्लिसाइज कर रहा है, ये मंदिर सप्लाई कर रहा है। जब डोनेशन आएगी तो उसके ऊपर जीएसटी बनेगा, उसके ऊपर जीएसटी बनेगा। प्लीज टेल मी, क्लैरिफिकेशन सर्कुलर जो भी था ये क्लियर हुआ या नहीं हुआ? मैं आपको दिखाऊं लैंग्वेज, देखो कितना बड़ा लिखा हुआ है, लेकिन एकदम क्लियर है आपको, क्योंकि लैंग्वेज क्लियर हो ही जाएगी जब वो कंसेप्ट क्लियर हो गया है। इशू सुनो, इशू क्या है? इंडिविजुअल डोनर्स प्रोवाइड फाइनेंशियल हेल्प और एनी अदर सपोर्ट इन द फॉर्म ऑफ डोनेशन या गिफ्ट टू, किसको दे रहा है? इंस्टीट्यूशन such as religious institution, charitable organization, school, hospital, orphanages, old age home, etc. The recipient institution place a name plate or similar such acknowledgement in their premises to express the gratitude. Clarification क्या आया? Where the name of the donor is displayed in the recipient institution premises in such manner which can be said to be an expression of gratitude and public recognition of donors act of philanthropy and is not aimed at giving publicity to the donor in such manner that it would be an advertising or promotion of his business, then it can be said that there is a no supply of service for a consideration. There is no obligation on the part of the recipient of the donation or gift to do anything. Therefore there is no GST liability on such consideration. अगर कोई बंदा इस तरह का काम करता है जो डोनेशन देता है और वो सामने वाला सिर्फ उसे थैंक्स कहता है, उसके जो डोनर का एक्ट ऑफ फिलैंथ्रोपी है उस पे वो बोलता है, तो बस ऐसे में फिर हम उसको सप्लाई नहीं मानेंगे। तो कब मानेंगे? जब उसका ऑब्जेक्टिव होगा उसके बिजनेस को पब्लिसाइज करना, पब्लिसिटी देना, एटसेट्रा। आई होप द सर्कुलर नंबर इज क्लियर और नॉट क्लियर दिस। तो मैंने बता दी आपको, एक इंट्रोडक्शन टू जीएसटी में चेंज थी वो मैंने करवा दी, इंडिया का जो पार्ट था। फिर हमारा सप्लाई का चेंज है, 3 चेंज थे सप्लाई के चैप्टर में। नेक्स्ट चलते हैं सर, नेक्स्ट चैप्टर है हमारा कंपोजिशन स्कीम। यहां पर एक छोटा सा चेंज है, यहां पर एक छोटा सा चेंज है, मैं पहले वो चेंज करवा दूं आपको, फिर मैं पूरा पढ़ा दूंगा, फिर मैं वो पूरा पढ़ा दूंगा। कंपोजिशन स्कीम जो है बड़ा इजी है सर। मैं बताऊं कंपोजिशन स्कीम में ना हमारे पास एक तो सेक्शन 10 है जो प्रॉपर कंपोजिशन स्कीम के लिए, एक हमारे पास नोटिफिकेशन नंबर था 2/2019। तो हमारे पास 2 चीजें हैं, एक सेक्शन 10 है, एक नोटिफिकेशन नंबर 2/2019 है। मैं आपको याद दिलवा दूं, जो सेक्शन 10 है वो कंपोजिशन स्कीम के लिए है, वो कंपोजिशन स्कीम के लिए है, और जो सेक्शन नोटिफिकेशन नंबर 2/2019 है, जिनको कंपोजिशन स्कीम नहीं मिलती, जिनको कंपोजिशन स्कीम नहीं मिलती, अगर वो कुछ कंडीशन पूरी करते हैं तो वो बेनिफिट ले सकते हैं ऑफ नोटिफिकेशन नंबर 2/2019 का। ओके, आई होप इट इज क्लियर। लेकिन दोनों में एक कॉमन बात थी, एक पॉइंट था जहां लिखा था सेक्शन 10 में, सेक्शन 10 में क्या लिखा था? अगर कोई बंदा मैन्युफैक्चरर है, अगर कोई बंदा मैन्युफैक्चरर है और वो मैन्युफैक्चरर करता है, मैन्युफैक्चरर है और अगर वो मैन्युफैक्चर करता है मैन्युफैक्चर ऑफ नोटिफाइड गुड्स का, नोटिफाइड गुड्स का जो गवर्नमेंट ने नोटिफाई कर रखी है, तो उसे कंपोजिशन स्कीम नहीं मिलेगी, उसे कंपोजिशन स्कीम नहीं मिलेगी। यहां पर 3 नोटिफिकेशन थे, एक आइसक्रीम अगर वो मैन्युफैक्चर करता है तो उसे कंपोजिशन स्कीम नहीं मिलेगी, और एक अगर वो पान मसाला
करता है तो भी नहीं मिलेगी, और टबैको करता है तो भी नहीं मिलेगी। और यही बात सेम टू सेम नोटिफिकेशन नंबर 2/2019 में भी लिखी थी। फर्क सिर्फ इतना था, कंपोजिशन स्कीम में मैन्युफैक्चरर था, वहां लिखा था अगर कोई बंदा सप्लायर है और वो सप्लाई करता है, अगर वो सप्लायर है और वो सप्लाई करता है ऑफ नोटिफाइड गुड्स का, तो उसे 2/2019 नहीं मिलेगा। वहां पर भी तीन चीजें थी, एक आइसक्रीम लिखा हुआ था, ये सेम टू सेम तीन चीजें थी, एक आइसक्रीम लिखा हुआ था, एक पान मसाला लिखा हुआ था, और एक लिखा हुआ था सर आपका टबैको। तो सर अब क्या अमेंडमेंट आई है वो सुनिए। गवर्नमेंट ने एक और आइटम को नोटिफाई कर दिया है जिसमें ना कंपोजिशन स्कीम मिलेगी और ना ही नोटिफिकेशन नंबर 2/2019 का बेनिफिट मिलेगा। गवर्नमेंट ने एक और आइटम को नोटिफाई कर दिया है जिसमें ना कंपोजिशन स्कीम मिलेगी और ना ही बेनिफिट ऑफ 2/2019 मिलेगा, और वो नाम है सर एरिएटेड वाटर। जो एरिएटेड वाटर होता है उसका आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। अगर आप एरिएटेड वाटर है, अगर आप सप्लाई करते हैं या मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो आपको कंपोजिशन स्कीम नहीं मिलेगी। दोनों तरफ ऐड कर दिया गया। मैं बता दूं एरिएटेड वाटर क्या होता है। एरिएटेड वाटर होता है वो जिसे गैस के साथ बंद किया जाता है, जिसके अंदर गैस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड क्रिएट की जाती है। जैसे लाइक सोडा होता है, हम सोडा खोलते हैं तो एक आवाज भी आती है टाइप की, तो वो गैस की आवाज होती है, उसके अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है। पेप्सी, कोका कोला, नॉर्मल सोडा, ये सब जो है एरिएटेड वाटर की कैटेगरी में आते हैं। और इनको अब नोटिफाई कर दिया कि जो लोग ये बनाएंगे या सप्लाई करेंगे उन्हें कंपोजिशन स्कीम और नोटिफिकेशन नंबर 2/2019 का बेनिफिट नहीं मिलेगा। आइए मैं आपको दिखाता हूं। मैंने करवा दिया आपको मैन्युफैक्चरर ऑफ एरिएटेड वाटर एंड सप्लायर ऑफ एरिएटेड वाटर। ये मैन्युफैक्चरर जो है वो सेक्शन 10 के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा गया है, सप्लायर जो है वो नोटिफिकेशन नंबर 2/2019 के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा गया है। कैन नॉट ऑप्ट, नहीं मिलेगा अब उन्हें पे टैक्स अंडर कंपोजिशन लेवी एंड नोटिफिकेशन नंबर 2/2019। तीन नाम थे पहले, आइसक्रीम था, पान मसाला था, टबैको था। ठीक है, फिर इन्होंने क्या किया विद, और यही बात नोटिफिकेशन नंबर 2/2019 के लिए भी लिखी हुई थी, तीनों नाम विद, यहां से अमेंडमेंट शुरू है, विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अक्टूबर 2019 नोटिफिकेशन नंबर 14/2019 जो पहले था एंड नोटिफिकेशन नंबर 2/2019 हैव बीन अमेंडेड। इन्हें अमेंड किया गया टू इंक्लूड, कुछ नया ऐड किया गया। उस नया ऐड का नाम है एरिएटेड वाटर, जिसका टैरिफ नंबर है 22021010 इन द अबव लिस्ट ऑफ नेगेटिव आइटम्स। Thus now a manufacturer of aerated water will also not be eligible to opt for composition scheme. Likewise, a supplier of aerated water will also not be eligible to pay concessional tax under notification number 2/2019। ये रहा सर चार्ट। मैन्युफैक्चरर है, अगर वो गुड्स नोटिफाइड बाय गवर्नमेंट करता है तो कंपोजिशन स्कीम नहीं मिलती है, अदर गुड्स करता है तो मिलती है। 4 गुड्स नोटिफाइड हो चुके हैं, ये नहीं है सर एरिएटेड वाटर। और सेम चीज नोटिफिकेशन नंबर 2/2019 के लिए भी एप्लीकेबल है। सेम चीज नोटिफिकेशन नंबर 2/2019 के लिए भी एप्लीकेबल है। आई होप आपको कंपोजिशन स्कीम का जो अमेंडमेंट है वो क्लियर हो गई होगी। प्लीज टेल मी द अमेंडमेंट रिलेटिंग टू कंपोजिशन स्कीम इज क्लियर और नॉट क्लियर। आई होप यस। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम अपनी अमेंडमेंट इन द चैप्टर ऑफ रिवर्स चार्ज। हम पढ़ेंगे चैप्टर रिवर्स चार्ज की अमेंडमेंट, राइट। लेकिन रिवर्स चार्ज की अमेंडमेंट में ना एक चीज आप नोटिस करना, मैं आपको बता दूं थोड़ा सा। सर जो रिवर्स चार्ज है, पहली बात ये मेंशन है हमारे पास एक सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 में एंड एक सेक्शन 9 सबसेक्शन 4 में। 9(4) में जो रिवर्स चार्ज है उस पर एक नोटिफिकेशन आया हुआ है पहले से 7/2019, एक ही नोटिफिकेशन है, इसमें कोई अमेंडमेंट नहीं है, कोई चेंज नहीं है। 9(4) पहले भी एक नोटिफिकेशन के साथ है, वो एज इट इज है, इसमें कोई चेंज नहीं है। हाँ, लेकिन 9(3) में जो है आपको पता है गुड्स के लिए अलग नोटिफिकेशन है और सर्विसेज के लिए अलग नोटिफिकेशन है। गुड्स की बात करूं तो हमारे पास जो नोटिफिकेशन नंबर है वो 4/2017 है
और इसमें भी इस बार कोई अमेंडमेंट नहीं है, जो पहले था वो एज इट इज है। लेकिन अगर सर्विसेज की बात करूं तो नोटिफिकेशन नंबर हमारे पास है 13/2017, नोटिफिकेशन नंबर 13/2017। और यस, सर्विसेज के केस में, रिवर्स चार्ज के केस में, 9(3) में, रिवर्स चार्ज में, सर्विसेज में नोटिफिकेशन नंबर 13/17 में चेंजेस है। क्या चेंजेस है सर? इसके अंदर एक एंट्री है, एंट्री नंबर 9, एंट्री नंबर 9 पहले से है, जो ऑलरेडी एक एग्जिस्टिंग एंट्री है। एक तो इसमें अमेंडमेंट है, एक तो इसके अंदर अमेंडमेंट है। ये अमेंडमेंट क्या है वो मैं बताऊंगा। और 2 न्यू एंट्रीज इंट्रोड्यूस की गई है, 2 न्यू एंट्रीज इंट्रोड्यूस की गई है। तो ये टोटल अमेंडमेंट है रिवर्स चार्ज के अंदर। एक एंट्री जो ऑलरेडी है उसको थोड़ा चेंज किया गया है, उसमें क्या चेंज किया गया है वो मैं डिस्कस करूंगा। और 2 नई एंट्री इंट्रोड्यूस की गई है, वो कौन सी 2 नई एंट्री है वो भी मैं डिस्कस करूंगा। ओके, तो रिवर्स चार्ज के अंदर चेंज कहां पे है, आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। रिवर्स चार्ज में 2 सेक्शन है, 9(3), 9(4). 9(4) में कोई चेंज नहीं है। 9(3) में 2 तरह की नोटिफिकेशन है, गुड्स की, सर्विसेज की। गुड्स के नोटिफिकेशन में कोई चेंज नहीं है, लेकिन सर्विसेज के नोटिफिकेशन में चेंज है। एक एंट्री ऑलरेडी एंट्री थी, उसी में अमेंडमेंट है, और 2 नई एंट्रियां इंट्रोड्यूस भी की गई है। ओके, आइए नोट्स के अंदर आते हैं, वहां से देखते हैं। सर ये आपके सामने एंट्री है, एंट्री नंबर 9 और 9A। ये दोनों पहले एक्चुअली में एक कंबाइंड एंट्री थी 9। पहले अर्लियर इट वाज ए कंबाइंड एंट्री 9, बट अब इसके 2 पार्ट कर दिए उन्होंने, एंट्री नंबर 9 कर दी और 9A कर दी। मैं आपको बताता हूं पहले क्या था। पहले था अगर कोई ऑथर, अगर कोई म्यूजिक कंपोजर, अगर कोई फोटोग्राफर, अगर कोई आर्टिस्ट, क्या क्या नाम बोले मैंने, अगर कोई ऑथर, अगर कोई म्यूजिक कंपोजर, फोटोग्राफर, आर्टिस्ट, ये अपनी सर्विसेज देते हैं, ये अपने सर्विसेज देते हैं। सर्विसेज क्या है? ट्रांसफर और परमिटिंग द यूज और इंजॉयमेंट ऑफ कॉपीराइट रिलेटिंग टू ओरिजिनल, ड्रामेटिक, म्यूजिकल, आर्टिस्टिक वर्क टू म्यूजिक कंपनी, प्रोड्यूसर और लाइक। तो यहां पर रिवर्स चार्ज था। अगर कोई ऑथर पब्लिशर को सर्विस देता था तो पब्लिशर इज लाइबल टू पे जीएसटी। अगर कोई म्यूजिक कंपोजर म्यूजिक कंपनी को सर्विसेज देता था तो म्यूजिक कंपनी इज लाइबल टू पे जीएसटी। अगर कोई आर्टिस्ट, फोटोग्राफर किसी कंपनी को किसी मतलब प्रोड्यूसर को या म्यूजिक कंपनी को इनको सर्विसेज देता था तो रेसिपिएंट इज लाइबल टू रिवर्स चार्ज। इन्होंने इसमें अमेंडमेंट क्या की? इन्होंने बोला एंट्री बिल्कुल सेम है, सिर्फ हम ऑथर की एंट्री अलग कर रहे हैं और बाकियों की एंट्री एज इट इज रख रहे हैं। सिर्फ ऑथर को अलग कर दिया, सिर्फ ऑथर को अलग कर दिया, बाकी एंट्रीज एज इट इज है। देखिए सर ऑथर को इन्होंने कैसे अलग कर दिया? एक नई एंट्री बन गई 9A। 9 पहले वाली एज इट इज है, बस 9 में से ऑथर वर्ड जो था ना, ऑथर जो था वो रिमूव कर दिया और उसके लिए एक नई एंट्री बना दी 9A, जिसमें ऑथर ही डाल दिया बस खाली। तो पहले आप 9A समझो फिर बाकी समझो। इसमें लिखा है सप्लाई ऑफ सर्विसेज बाय एन ऑथर। अगर कोई ऑथर अपनी सर्विसेज देता है बाय वे ऑफ, किस चीज की सर्विसेज? बाय वे ऑफ ट्रांसफर और परमिटिंग द यूज और इंजॉयमेंट ऑफ अ कॉपीराइट रिलेटिंग टू ओरिजिनल लिटरेरी वर्क्स टू पब्लिशर। वर्क्स टू पब्लिशर सर एक एबीसी लॉ हाउस है, मैं एक ऑथर हूं, एक एबीसी लॉ हाउस है, मैंने एबीसी लॉ हाउस को राइट दिए हैं कि वो मेरी बुक्स बनाए और बेचे। एक टेम्पररी राइट मैंने उसको इशू किए हैं कि वो मेरी बुक्स बनाए और वो बेचे, वो मेरी बुक्स छापे और बेचे। मैंने उनको कंटेंट लिख के दे दिया है, अब वो मेरी बुक्स छापे जा रहे हैं, बेचे जा रहे हैं, छापे जा रहे हैं, बेचे जा रहे हैं। इसके बदले जरूर उन्होंने मुझे कुछ रॉयल्टी दी होगी या कोई लमसम रॉयल्टी दी होगी सर। तो लॉ कहता है ऐसी सिचुएशन में रिवर्स चार्ज लगेगा। ऑथर अपनी सर्विसेज दे रहा है किसको? पब्लिशर को। ऑथर अपनी सर्विसेज दे रहा है किस चीज की? कॉपीराइट को, टेम्परेरी यूज ऑफ कॉपीराइट, टेम्परेरी यूज ऑफ कॉपीराइट की सर्विसेज दे रहा है। ट्रांसफर द इंजॉयमेंट और यूज ऑफ कॉपीराइट टू पब्लिशर दे रहा है। ऐसे में जो रिवर्स चार्ज यहां पर एप्लीकेबल होगा और पब्लिशर विल बी लाइबल टू पे जीएसटी। ये बात पहले भी लिखी हुई थी, आज भी लिखी हुई है, लेकिन इसमें एक अमेंडमेंट है। वो क्या है सुनिए। एक अमेंडमेंट तो ये है कि एंट्री में से म्यूजिक वालों को बाकी सबको अलग कर दिया, ऑथर को अलग कर दिया। ऑथर को अलग क्यों किया आप वो सुनिए। यहां पर ऑथर कहता है कुछ बड़े ऑथर हैं, कई लोग बहुत बड़े ऑथर हैं जिनको बड़े लेवल पर रॉयल्टी मिलती है, बड़े लेवल पर पैसा मिलता है और हो सकता है वो जीएसटी में ऑलरेडी रजिस्टर्ड है।
ऑथर्स लोगों ने कहा कि ऐसा है, अगर आप चाहो तो हम लोग फॉरवर्ड चार्ज में भी जीएसटी देने को तैयार हैं, क्योंकि हम तो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, हमें आप रिवर्स चार्ज में कवर मत करो। हम चाहे तो, आप चाहो तो हम फॉरवर्ड चार्ज में भी जीएसटी देने को तैयार हैं। अगर हम पब्लिशर को कोई राइट देंगे, पब्लिशर को कोई इंजॉयमेंट के राइट देंगे, यूज के राइट देंगे, कॉपीराइट से रिलेटेड, तो हम क्या करेंगे, जो पब्लिशर से जीएसटी हम ही चार्ज कर लेंगे और आपको दे देंगे। तो इस बार इस अमेंडमेंट ये है कि जीएसटी में ये ऑप्शन दे दी गई ऑथर को। ऑप्शन ये है, ऑथर चाहे तो रिवर्स चार्ज में भी रह सकता है और चाहे तो वो जीएसटी को फॉरवर्ड चार्ज में भी पे कर सकता है। अगर वो कोई ऑप्शन चूज नहीं करता है तो वो रिवर्स चार्ज में ही रहेगा, पब्लिशर को ही उसके ऊपर जीएसटी पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर वो ऑप्शन चूज करता है कि नहीं, मुझे फॉरवर्ड चार्ज में जीएसटी देना है, तो यस, ऑथर फॉरवर्ड चार्ज में आ सकता है और वो फॉरवर्ड चार्ज के अंदर जीएसटी दे सकता है। सुनिए, लेकिन यहां पर ऑथर को फॉरवर्ड चार्ज में आने के लिए इन्होंने कुछ कंडीशन लगा दी। कंडीशन नंबर 1, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म प्रोविजन शैल नॉट अप्लाई, नहीं लगेंगी। इनफैक्ट हम बोलेंगे फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म प्रोविजन शैल अप्लाई। कब? वेयर एन ऑथर गेट हिमसेल्फ रजिस्टर्ड। नंबर 1, ऑथर रजिस्टर्ड होना चाहिए, ऑथर रजिस्टर्ड होना चाहिए अंडर जीएसटी लॉ एंड इशू, सेकंड, डिक्लेरेशन, वो एक डिक्लेरेशन इशू करेगा मेंशनिंग दैट ही वुड पे टैक्स अंडर द फॉरवर्ड चार्ज, और वो ये लिख कर देगा, वो ये डिक्लेरेशन देगा कि अब से मैं टैक्स दूंगा अंडर द फॉरवर्ड चार्ज। एंड एक और कंडीशन लगा दी इन्होंने, एक और कंडीशन लगा दी इन्होंने। वो कंडीशन क्या है? एंड दैट ही शैल नॉट विदड्रॉ द सेड ऑप्शन विद इन ए पीरियड ऑफ 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सरसाइजिंग सच ऑप्शन। जिस दिन वो ये ऑप्शन एक्सरसाइज करेगा वहां से 1 साल तक वो इस ऑप्शन से बाहर नहीं आएगा, वो इस ऑप्शन में ही रहेगा, फॉरवर्ड चार्ज में ही रहेगा। तो सर 3 कंडीशंस अगर एक ऑथर मान लेता है तो ऑथर के पास ऑप्शन है कि वो फॉरवर्ड चार्ज में भी आ सकता है। और अगर ऑथर कुछ नहीं बोलता, ऑथर चुप रहता है, वो कोई कंडीशन नहीं मानता है या ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं करता है, तो वो रिवर्स चार्ज में ही रहेगा। ओके, 3 कंडीशन कौन सी है? नंबर 1, ऑथर शुड गेट हिमसेल्फ रजिस्टर्ड। नंबर 2, author shall issue a declaration that he would like to pay tax under the forward charge. Number 3, he shall not withdraw from the said option within a period of 1 year from the date of exercising the option. I hope condition clear, concept clear. तो यहां पर लिखा हुआ सप्लायर जो है वो ऑथर होना चाहिए और रेसिपिएंट जो है वो पब्लिशर होना चाहिए, लोकेटेड इन द टैक्सेबल टेरिटरी, अगर वो रिवर्स चार्ज में रहता है तो। ऊपर वाली एंट्री बिल्कुल सेम है, फिर भी पढ़ा देता हूं, हालांकि कोई चेंज नहीं है। सप्लाई ऑफ सर्विसेज बाय ए म्यूजिक कंपोजर, अगर कोई सर्विस देता है, फोटोग्राफर कोई सर्विस देता है, आर्टिस्ट कोई सर्विस देता है, उसी तरह की रिलेटिंग टू कॉपीराइट की सर्विसेज देता है, वो ट्रांसफर करता है रिलेटिंग टू उसका ओरिजिनल ड्रामेटिक, म्यूजिकल या आर्टिस्टिक वर्क टू किसी म्यूजिक कंपनी को या प्रोड्यूसर या किसी इसी तरह को वो ट्रांसफर करता है। तो उस केस में सप्लायर तो म्यूजिक कंपोजर है, फोटोग्राफर है, आर्टिस्ट है, लेकिन सप्लाई जो रेसिपिएंट है वो म्यूजिक कंपनी है, प्रोड्यूसर है और द लाइक, लोकेटेड इन द टैक्सेबल टेरिटरी। रिवर्स चार्ज में हो जाएगा, रिवर्स चार्ज में आएगा और उसके अंदर जो म्यूजिक कंपनी है, प्रोड्यूसर है या लाइक, उनको पे करना पड़ेगा। सर एंट्री नंबर 9 रिवर्स चार्ज में रहेगी। एंट्री नंबर 9A में ऑप्शन रहेगी, वो रिवर्स चार्ज में भी आ सकता है, फॉरवर्ड चार्ज में भी आ सकता है ऑथर। फॉरवर्ड चार्ज के लिए 3 कंडीशन है। आई होप आप लोगों को ये एंट्री का अमेंडमेंट बिल्कुल क्लियर हो गया है। बताइए प्लीज, क्लियर और नॉट क्लियर? देखो थोड़ा सा दिखा दूं आपको यहां पे। सप्लायर अगर म्यूजिक कंपोजर है, फोटोग्राफर है, आर्टिस्ट है या लाइक है, रेसिपिएंट म्यूजिक कंपनी है, प्रोड्यूसर है या लाइक है, लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी है। क्या सप्लायर क्या सप्लाई कर रहा है? वो सप्लाई ऑफ कर रहा है, ट्रांसफर कर रहा है या परमिटिंग द यूज कर रहा है, इंजॉयमेंट कर रहा है कॉपीराइट का। किसके रिलेटेड कॉपीराइट? रिलेटिंग टू उसके ओरिजिनल वर्क, उसके ड्रामेटिक वर्क, उसका म्यूजिकल वर्क या उसके आर्टिस्टिक वर्क। ऐसे में रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल होगा, रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल होगा और रेसिपिएंट इज लाइबल टू पे टैक्स अंडर पे जीएसटी। देन दूसरी एंट्री की डायग्राम भी देख लीजिए आप। डायग्राम मोर देन सफिशिएंट, आप डायग्राम से बिल्कुल क्लियर कर लेंगे। अगर कोई सप्लायर है ऑथर, यहां पर सिर्फ ऑथर है, ये फोटोग्राफर, आर्टिस्ट ये नहीं आएंगे, ये नहीं आएंगे, ये नहीं आएंगे, गलती से लिख दिया गया, ये नहीं आएंगे। अगर कोई सप्लायर है ऑथर और वो सप्लाई करता है ट्रांसफर और परमिटिंग द यूज और इंजॉयमेंट ऑफ कॉपीराइट, बट यहां पर रिलेटिंग टू ओरिजिनल या लिटरेरी वर्क्स है, रेसिपिएंट पब्लिशर है, लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी है, लाइबल टू टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज। नॉर्मली जो है वो पब्लिशर ही लाइबल रहेगा अंडर रिवर्स चार्ज, लेकिन अमेंडमेंट ये है ऑथर कैन ऑल्सो पे जीएसटी अंडर फॉरवर्ड चार्ज, और ये ऑप्शनल है।
ऑथर कैन ऑल्सो पे जीएसटी अंडर फॉरवर्ड चार्ज, ये ऑप्शनल है, लेकिन इसके लिए कंडीशन है ऑथर हैज टू गेट हिमसेल्फ रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी लॉ। कंडीशन नंबर 2 है ऑथर हैज टू इशू अ डिक्लेरेशन मेंशनिंग दैट ही विल पे टैक्स अंडर फॉरवर्ड चार्ज। ऑथर कंडीशन नंबर 3 है ही शैल नॉट विदड्रॉ द सेड ऑप्शन विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सरसाइजिंग सच ऑप्शन। प्लीज टेल मी, आप लोगों को यहां तक का अमेंडमेंट क्लियर हुआ या नहीं हुआ? हो गया सर। 2 नई एंट्री है रिवर्स चार्ज के अंदर, 2 न्यू एंट्रीज है रिवर्स चार्ज के अंदर, उसके बारे में मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं। एक एंट्री नंबर 15 के नाम से इंसर्ट की गई है, एक एंट्री नंबर 16 के नंबर से इंसर्ट की गई है, दोनों न्यू है। पहले मैं समझा दूं क्या है, पहले मैं समझा दूं, डायग्राम से समझा दूं, पढ़ा फिर दूंगा। डायग्राम से हमें ज्यादा क्लियर होता है। सर देखिए, बहुत सारी कंपनीज हैं बॉडी कॉर्पोरेट, बहुत सारी कंपनीज हैं बॉडी कॉर्पोरेट की बात कर रहा हूं मैं, जैसे कॉल सेंटर्स में बीपीओ केपीओ है। ये लोग क्या करते हैं, अपने इंप्लॉइज को पिक एंड ड्रॉप की फैसिलिटी देते हैं। एग्जांपल के लिए समझा रहा हूं, एग्जांपल के लिए प्लीज ध्यान सुनना। कोई बॉडी कॉर्पोरेट है, कोई कंपनी है, वो अपने इंप्लॉइज को पिक एंड ड्रॉप की फैसिलिटी देते हैं कि आपको घर से गाड़ी लेने आएगी, घर पे गाड़ी छोड़ने जाएगी। लेकिन ये लोग गाड़ियां कहां से लाते हैं? ये लोग कैब हायर करते हैं, ये लोग टैक्सी हायर करते हैं, ये लोग कैब हायर करते हैं, ये लोग टैक्सी हायर करते हैं। तो जो कैब वाला होता है, टैक्सी वाला होता है, वो इनके कहने पर इनके एम्प्लॉय को घर से लेके आता है, घर पे छोड़ के आता है, ऐसा काम होता है। अब मेरा क्वेश्चन है, सर्विसेज कौन दे रहा है? कैब वाला दे रहा है भाई, लाने छोड़ने की सर्विसेज कौन दे रहा है? कैब वाला। किसको दे रहा है? ऑब्वियसली कंपनी को दे रहा है, उन इंप्लॉइज को नहीं। इंप्लॉइज को तो कंपनी के कहने पे छोड़ के आ रहा है ना, तो वो कंपनी को दे रहे हैं। तो लोग ये मानता है कि जो कैब वाला है, कैब वाला अगर वो इंडिविजुअल है, कोई पार्टनरशिप फर्म है, छोटा मोटा आदमी है, मान लीजिए मैं हूं, मेरे पास एक छोटी सी कार है, मैंने वो कैब चला रखी है, येलो प्लेट ले रखी है, मैं तो छोटा मोटा आदमी हूं, मैंने गाड़ी चला रखी है, कैब मतलब बना रखी है अपनी कार को। मुझे कंपनी का फोन आता है, हमारे एम्प्लॉय को ले जाया करो, छोड़ जाया करो, ले जाया करो, छोड़ जाया करो, हम आपको पैसे दे देंगे। तो सर्विसेज मैं दे रहा हूं, लेकिन बॉडी कॉर्पोरेट को दे रहा हूं। गवर्नमेंट को लगा बॉडी कॉर्पोरेट का लेवल बहुत बड़ा है, इंडिविजुअल का लेवल बहुत छोटा है, इंडिविजुअल का लेवल बहुत छोटा है, मेरा लेवल बहुत छोटा है, उस कंपनी का लेवल बहुत बड़ा है, इसलिए गवर्नमेंट ने इसके ऊपर रिवर्स चार्ज लगा दिया। रिवर्स चार्ज मतलब एक कैब ड्राइवर, एक कैब ऑपरेटर जो सर्विसेज बॉडी कॉर्पोरेट को देगा, अगर वो कैब ऑपरेटर इंडिविजुअल है, पार्टनरशिप फर्म है, मतलब अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट है, अगर वो कैब ऑपरेटर अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट है और वो किसी बॉडी कॉर्पोरेट को रेंटिंग ऑफ अ कैब की सर्विसेज देता है, तो उस केस में रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल है और बॉडी कॉर्पोरेट वाले को रिवर्स चार्ज के अंडर जीएसटी देना पड़ेगा। लेकिन प्लीज मेरी बात याद रखना, अगर वो कैब ऑपरेटर भी बॉडी कॉर्पोरेट है, अगर वो कैब ऑपरेटर भी बॉडी कॉर्पोरेट है और वो बॉडी कॉर्पोरेट को सर्विसेज देता है रेंटिंग ऑफ ए कैब की, तो ऐसे में रिवर्स चार्ज नहीं लगेगा, नॉर्मल तरीके से फॉरवर्ड चार्ज ही लगेगा। तो प्लीज टेल मी फास्ट, रिवर्स चार्ज कब लगेगा? जब जो सप्लायर है, सप्लायर कैब ऑपरेटर है, सप्लायर कौन है? कैब ऑपरेटर, और वो कौन है? अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट। किसको सप्लाई कर रहा है? बॉडी कॉर्पोरेट को कर रहा है, बॉडी कॉर्पोरेट को कर रहा है। क्या सर्विसेज दे रहा है? कैब ऑपरेटर की सर्विस देता है, रेंटिंग अ कैब की सर्विस दे रहा है, ऐसे केस में रिवर्स चार्ज लगेगा। अब सुनिए, जीएसटी ऐसे केस में 5% चार्ज होगा, मतलब जीएसटी ऐसे केस में 5% लगेगा और आईटीसी का कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा, आईटीसी का कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा, इनपुट टैक्स का क्रेडिट नहीं मिलेगा। आइए दिखाता हूं आपको। अगर कोई सप्लायर है और वो एनी पर्सन है अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट और वो रेसिपिएंट जो है वो बॉडी कॉर्पोरेट है, वो रेंटिंग ऑफ ए मोटर व्हीकल की सर्विस देता है, तो बॉडी कॉर्पोरेट विल बी लाइबल टू पे जीएसटी अंडर रिवर्स चार्ज। टैक्स रेट 5% रहेगा, मतलब 2.5% सीजीएसटी और 2.5% जो है वो एसजीएसटी रहेगा। नो आईटीसी एक्सेप्ट सर्विसेज ऑफ सेम लाइन ऑफ बिजनेस। इस बंदे को कोई आईटीसी नहीं मिलेगा, इस बंदे को कोई आईटीसी नहीं मिलेगा, टैक्स 5% रहेगा, इस बंदे को कोई आईटीसी नहीं रहेगा। लेकिन अगर कोई कैब ऑपरेटर से ही सर्विसेज लेके आगे देता है तो फिर उसे आईटीसी मिल जाएगा, आईटीसी मिल जाएगा। मान लीजिए ये कैब ऑपरेटर 1 है, मान लीजिए ये कैब ऑपरेटर 1 है, ये कैब ऑपरेटर 2 है, इसने आगे सर्विसेज दी तो आईटीसी नहीं मिलेगा, लेकिन ये इससे लेके सर्विसेज देता है तो इसको जो जीएसटी पे किया है इसका आईटीसी मिल जाएगा। अगर सेम लाइन ऑफ बिजनेस है तो आईटीसी मिल जाएगा, वरना आईटीसी नहीं मिलेगा। आई होप आप लोगों को यहां तक का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। आइए मैं आपको पढ़ा देता हूं ऊपर। यहां लिखा है सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ रेंटिंग ऑफ अ मोटर व्हीकल, रेंटिंग ऑफ अ मोटर व्हीकल प्रोवाइडेड टू अ बॉडी कॉर्पोरेट, एनी पर्सन other than a body corporate paying CGST 2.5% on the renting of motor vehicle with ITC। ITC का मिलेगा
सेम लाइन ऑफ बिजनेस हो तब। एनी बॉडी कॉर्पोरेटेड लोकेटेड इन द टैक्सेबल टेरिटरी, तो ये रिवर्स चार्ज में कवर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट, सर्विसेज ऑफ लैंडिंग ऑफ सिक्योरिटी। हालांकि ये वाला पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आप समझ लेना, बहुत एग्जाम का कोई भरोसा नहीं है क्या आ जाए। एग्जाम में कुछ नहीं कह सकते क्या आता है, इंपॉर्टेंट अनइंपॉर्टेंट सब बराबर कर देते हैं वो लोग। हाँ जी, एक सप्लायर है जिसे हम कहते हैं लेंडर। लेंडर मतलब जो लोन दे रहा है, जो मतलब लेंडर मतलब जो सप्लाई कर रहा है। एक है बोरोर। बोरोर सप्लायर जो है वो सप्लाई कर रहा है लैंडिंग सिक्योरिटी, सप्लाई ऑफ लैंडिंग सिक्योरिटी। देखिए सर, आपको मैं बता दूं, अगर कोई बंदा ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटी करता है तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगता, क्योंकि सिक्योरिटी इज नीदर गुड्स नॉर सर्विसेज। हमने पढ़ा हुआ पहले, सिक्योरिटीज ना गुड्स है ना सर्विसेज है। हमने डेफिनेशन गुड्स की भी पढ़ी हुई है, सर्विस की भी पढ़ी हुई है, वहां क्लियर लिखा हुआ है। तो सप्लायर जो है, अगर वो सिक्योरिटी ट्रांसफर ना करके सिर्फ लेंड करता है और बोरोवर इसके बदले में से कोई लैंडिंग फीस देता है, जिसने वो ली है उससे, वो इसके बदले में कोई लैंडिंग फीस देता है, तो बोरोवर विल बी लाइबल टू पे जीएसटी अंडर रिवर्स चार्ज। सर आपको बस इतनी सी बात याद रखनी है कि सप्लायर जो है वो लेंडर है। लेंडर अगर अपनी सिक्योरिटीज लेंड करता है किसी बोरोवर को और बदले में कोई बोरोवर से एक लैंडिंग फीस मिलती है, तो वो रिवर्स चार्ज में आएगा। हाँ, कभी कभी क्या होता है, ये लेंडर जो है ना अपनी सिक्योरिटी किसी अप्रूव्ड इंटरमीडियरी के थ्रू लेंड करता है, तो उसे कमीशन देना पड़ता है अप्रूव्ड इंटरमीडियरी को। उसके ऊपर जो जीएसटी है वो सेपरेटली लगेगा, अलग से लगेगा। इस ट्रांजैक्शन को मिक्स नहीं करना। होता क्या कि सप्लायर जो है, लेंडर जो है, वो अप्रूव्ड इंटरमीडियरी को हायर करता है, फिर वो बोरोवर को लेंड करवाता है। तो जो कमीशन अप्रूव्ड इंटरमीडियरी का है वो सेपरेट चार्ज रहेगा, वो रिवर्स चार्ज में नहीं है। सिर्फ सप्लायर ने जो लैंडिंग करी है और बदले में जो लैंडिंग फीस मिली है, ये वाली चीज रिवर्स चार्ज में आएगी। प्लीज टेल मी कंसेप्ट इज क्लियर और नॉट क्लियर। मैं आपको दिखा दूं क्या लिखा हुआ है, बहुत ही आसान सी बात लिखी हुई है, आपको एक बार में समझ में आ जाएगा। सर्विसेज ऑफ लैंडिंग ऑफ सिक्योरिटी, बात खत्म। लैंडर का मतलब वो जो डिपॉजिट करेगा सिक्योरिटी जो कि उसके नाम पर है, किसी और बंदे को ड्यूली ऑथराइज करेगा। बोरोर वो जो हो बोरो द सिक्योरिटी अंडर द स्कीम, दैट्स इट। चलिए प्लीज सर, मैंने आपको रिवर्स चार्ज की अमेंडमेंट करवा दी है, मैंने आपको सारी रिवर्स चार्ज की अमेंडमेंट करवा दी।